हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंड उस चैप्टर का नाम है इक्वलिटी ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी बुक। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इक्वलिटी का मतलब तो हम सभी को पता है, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, देन इसके लिए एक चैप्टर बनाने की क्या ज़रूरत थी। सो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये चैप्टर बस इक्वलिटी के डेफिनेशन तक ही सीमित रहेगा, देन यू आर टोटली रॉन्ग। आप लोगों को भले ही इक्वलिटी का मतलब पता होगा, बट उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके फीचर्स के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। सो इस चैप्टर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं कि इक्वलिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, इक्वलिटी का राइट मीनिंग क्या होता है, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वलिटीज क्या होता है, इक्वलिटी के 3 डायमेंशन क्या क्या होते हैं, और हम अपने सोसाइटी में इक्वलिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म। सो ये था इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर का नाम है इक्वलिटी, जो कि हमारे पॉलिटिकल थ्योरी बुक का 3rd चैप्टर है। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार हम लोग इक्वलिटी के मीनिंग को अच्छे से जानते हैं। सो इक्वलिटी को हिंदी में समानता कहते हैं। अगर हमारे सोसाइटी के हर एक मेंबर्स को सेम स्टेटस मिलता है, यानी कि इक्वल स्टेटस मिलता है, इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, देन हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी है। हमारी सोसाइटी के हर एक मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी। यह है इक्वलिटी का मतलब। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, विच इज वाई डज इक्वलिटी मैटर। इक्वलिटी हमारे लाइफ में क्यों मैटर करता है, इक्वलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वलिटी का महत्व क्या है। सो इक्वलिटी एक पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल है, एक आदर्श है जो कि बहुत सालों से ह्यूमन सोसाइटी को, मनुष्य के सोसाइटी को इंस्पायर करती आ रही है, उसको प्रेरित करते आ रही है, साथ ही ह्यूमन सोसाइटी को गाइड करती आ रही है, उसका मार्गदर्शन करती आ रही है। सो अगर हम डिफरेंट फेथ एंड रिलीजन की बात करें, अगर हम अलग अलग आस्था, अलग अलग धर्म की बात करें, सो सभी धर्म ये प्रोक्लेम करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं दैट ऑल ह्यूमन बींग्स टू बी द क्रिएशन ऑफ गॉड। सारे ह्यूमन बींग्स को भगवान ने ही बनाया है, सारे ह्यूमन बींग्स, सारे इंसान, सारे मनुष्य भगवान ने ही क्रिएट किया है, एंड देयरफॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। इसीलिए सारे ह्यूमन बींग्स एक समान है, भगवान ने सभी ह्यूमन बींग्स को एक जैसा बनाया है, एंड देयरफॉर हमें किसी भी इंसान के बीच में डिफरेंसेस नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हमें सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सो इक्वलिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, वो इस आइडिया को इन्वोक्स करती है, वो इस आइडिया को रेज करती है दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस एंड नेशनलिटी। यानी कि सारे ह्यूमन बींग्स का जो वर्थ है, यानी कि सारे ह्यूमन बींग्स का जो वैल्यू है वो इक्वल है, चाहे उनका कलर कोई भी हो, यानी कि चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो, ब्लैक हो, वाइट हो, चाहे उनका जेंडर कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, चाहे उनका रेस कोई भी हो, चाहे उनका नेशनलिटी कोई भी हो, सारे ह्यूमन बींग्स का वैल्यू जो है वो इक्वल है, सारे ह्यूमन बींग्स का वैल्यू सेम है। साथ ही ये इस आइडिया को भी प्रमोट करता है दैट ऑल ह्यूमन बींग्स डिजर्व इक्वल कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट। सारे ह्यूमन बींग्स सेम कंसिडरेशन डिजर्व करते हैं, सेम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। कंसिडरेशन यानी कि कंडीशन, या फिर आप कह सकते हैं सर्कमस्टांसेस। सारे ह्यूमन बींग्स को सेम सर्कमस्टांसेस मिलना चाहिए, सारे ह्यूमन बींग्स को सेम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, यानी कि सम्मान मिलना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते। सारे इंडिविजुअल है तो इंसान ही, एंड सारे इंसान को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, एंड देयरफॉर सारे ह्यूमन बींग्स को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए एंड इक्वल कंसिडरेशन देना चाहिए। सो अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें, देन इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, इसको एक रेलिंग स्लोगन की तरह यूज किया जाता है, इसको एक नारे की तरह यूज किया जाता है जब भी स्टेट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ स्ट्रगल किए जाते हैं,
जब भी स्टेट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ विद्रोह किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर हम पास्ट की बात करें, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, आप सभी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता होगा ऑफ 1789। उस टाइम पीरियड में फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक स्लोगन यूज किया था, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी यानी कि समानता, समान अधिकार, और फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड। इस स्लोगन को उन्होंने यूज किया था अगेंस्ट द लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी एंड द मोनार्क। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप लोगों ने एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्क के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट इनके खिलाफ वो लोग जब रिवॉल्ट करते थे, जब विद्रोह करते थे, देन वो लोग इस स्लोगन को यूज करते थे। और अगर हम एग्जाम्पल ले, 20th सेंचुरी में एशिया एंड अफ्रीका में जब एंटी कॉलोनियल लिबरलाइजेशन स्ट्रगल हो रहे थे, उस टाइम पीरियड में भी इक्वलिटी के डिमांड को रेज किया गया था। 20th सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड था जब एशिया एंड अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री कॉलोनियल रूल के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। एशिया एंड अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज को यूरोपियंस ने कॉलोनी बना के रखा था, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे कंट्रीज एंटी कॉलोनियल लिबरलाइजेशन स्ट्रगल कर रहे थे। वो लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। एंड उस टाइम में भी इक्वलिटी के डिमांड को रेज किया गया था, उस टाइम में भी इक्वलिटी के डिमांड को बढ़ावा दिया गया था। ये तो हो गया पास्ट का एग्जाम्पल। अगर हम प्रेजेंट डे में भी देखें तो बहुत सारे स्ट्रगलिंग ग्रुप्स है, जैसे कि वुमेन्स हो गए, दलित्स हो गए। इंडिया के लोएस्ट कास्ट को आप कह सकते हैं दलित कहा जाता है। वुमेन एंड दलित जब भी अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं सोसाइटी में, जब भी वो अपने आप को अधिकारहीन फील करते हैं, जब उन्हें लगता है कि जो राइट्स उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिला है, जब वो अपने आप को सोसाइटी में आइसोलेटेड फील करते हैं, जब वो अपने को सोसाइटी में अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं, देन उस टाइम में वो लोग भी रिवॉल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं एंड इक्वलिटी के डिमांड को रेज करते हैं। आज इक्वलिटी एक वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल है, यानी कि हर कोई इक्वलिटी के आइडियल को, इक्वलिटी के आदर्श को एक्सेप्ट करता है। एंड बहुत सारे कंट्रीज के लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी के आइडियल को सम्मिलित किया है, इक्वलिटी के आइडियल को एक्सप्रेस किया है। बट हम अपने आसपास पूरे वर्ल्ड में और इवन अपनी सोसाइटी में इनइक्वलिटी को ज़्यादा देखने को मिलता है रादर देन इक्वलिटी। यानी कि हम अपने आसपास में पूरे वर्ल्ड में, अपनी सोसाइटी में समानता से ज़्यादा असमानता को देखते हैं, उनके साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने कंट्री में लग्जरियस हाउसेस देखते हैं, यानी कि बहुत ही आलीशान हाउसेस देखते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव हाउसेस देखते हैं। बट उसी के साइड बाय साइड, उसी के सामने कुछ ऐसे एरियाज देखते हैं जिनको स्लम्स कहा जाता है। स्लम्स बेसिकली सिटी का वो एरिया रहता है जहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब रहती है एंड जहाँ के हाउसेस बहुत ही बैड कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होती है, बहुत ज़्यादा भूखमारी होती है, गरीबी होती है। एंड स्लम्स के जो हाउसेस है उसको आप कच्चा हाउसेस भी नहीं बोल सकते, मतलब कि इतना ज़्यादा बुरा कंडीशन है। एक तरफ हम इतने लग्जरियस हाउसेस देखते हैं एंड दूसरी तरफ उसी के साइड बाय साइड हम ऐसे हाउसेस देखते हैं जिसको हम लोग झोपड़पट्टी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे जगह देखते हैं, ऐसे एरियाज देखते हैं जिसको आप बस्ती कह सकते हैं। कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। साथ ही हम कुछ स्कूल्स ऐसे देखते हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती है, एयर कंडीशन क्लासरूम होते हैं। साथ ही कुछ स्कूल्स हम ऐसे भी देखते हैं अपने इलाके में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ पे इवन ड्रिंकिंग वाटर का भी फैसिलिटी नहीं होता है, टॉयलेट्स फैसिलिटी नहीं होता है। एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों में वेस्टेज ऑफ फूड होता है, फूड की बर्बादी होती है। एंड वही हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि भूख के कारण मर जाते हैं, भूख के कारण बीमार रहते हैं, स्टारवेशन होता है, यानी कि भूखमारी हो जाती है। हम कितना ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में। जो लॉ हमें प्रॉमिस करती है एंड जो हम अपने आसपास देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। यहाँ पे एक शीट दिया हुआ है ऑन ग्लोबल इनइक्वलिटीज़। ग्लोबल लेवल पे जो भी इनइक्वलिटीज होते हैं, जो भी असमानता होते हैं, उसके बारे में एक शीट दिया हुआ है। अगर आप चाहे अपने जनरल नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं।
और एक शीट दिया हुआ है जिसमें इंडिया के इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को डिस्क्राइब किया गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूरल फैमिलीज और अर्बन फैमिलीज में जो भी इनइक्वालिटीज है, यानी कि ये जो सारे बेसिक फैसिलिटी है वो रूरल फैमिलीज में कितने परसेंटेज में है, अर्बन फैमिलीज में कितने परसेंटेज में है, ये सब डिस्क्राइब किया गया है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। अर्बन फैमिलीज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहते हैं, वाइल अगर आप रूरल फैमिलीज में देखेंगे, गाँव के फैमिलीज में देखेंगे तो बहुत ही कम परसेंटेज में ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहते हैं। सो देयरफॉर वी फेस अ पैराडॉक्स, हम एक पैराडॉक्स के सिचुएशन को फेस करते हैं। ऑलमोस्ट हर एक लोग इक्वलिटी के आइडियल को एक्सेप्ट करता है, बट फिर भी हमारा सोसाइटी में इनइक्वालिटी के साथ ज़्यादा सामना होता है, हम इनइक्वालिटी को ज़्यादा देखते हैं। सो हम एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे अनइक्वल वेल्थ है, यानी कि वेल्थ का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अनइक्वल वर्क सिचुएशन है, साथ ही अनइक्वल पावर भी है। सो क्या हमें ये सारे जो डिफरेंसेस है, ये सारे जो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, क्या हमें इनको कंसर्न करना चाहिए, क्या हमें इनको इम्पोर्टेंस देने चाहिए? क्या ये सारे इनइक्वालिटीज़ परमानेंट है, क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर ये सारे इनइक्वालिटीज़ इनएविक्टेबल फीचर्स है सोशल लाइफ के, यानी कि अनअवॉइडेड फीचर्स है सोशल लाइफ के, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड ये अलग अलग पर्सन के टैलेंट एंड एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और साथ ही अलग अलग ह्यूमन बींग्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है सोशल प्रोसेस में और प्रोस्पेरिटी में, उसको रिफ्लेक्ट करता है। सो ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को बहुत सालों से ट्रबल करती आ रही है, एंड इन्हीं काइंड के क्वेश्चंस की वजह से इक्वलिटी सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी का एक सेंट्रल थीम बनता है, एक सेंट्रल टॉपिक बनता है। और एक पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट होने के कारण हमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ डील करना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट डज इक्वलिटी इम्प्लाई, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? सिंस वी आर डिफरेंट इन मेनी ऑब्वियस वे, व्हाट डज इट मीन टू से दैट वी आर इक्वल, यानी कि दो पर्सन बहुत सारे तरीकों से एक दूसरे से अलग होते हैं। फिजिकली अगर आप देखेंगे, मेंटली अगर आप देखेंगे, तो दो पर्सन कभी भी इक्वल नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। सो इक्वलिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है, इक्वल का ये जो मीनिंग है, उससे क्या मतलब है? हम लोग इक्वलिटी के आइडियल से क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या हमारी सोसाइटी में जो भी डिफरेंसेस है, जैसे कि इनकम में डिफरेंस है, स्टेटस में डिफरेंस है, क्या इक्वलिटी के आइडिया से हम इन सारे डिफरेंसेस को एलिमिनेट करना चाहते हैं? क्या इन सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए हमें सभी पर्सन्स के साथ इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम वे में ट्रीट करना पड़ेगा? और एक सोसाइटी कैसे डिसाइड कर सकती है कौन से डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड एक्सेप्टेबल है एंड कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है? सो इक्वलिटी के इस टॉपिक में हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ डील करना है। सो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड टॉपिक, व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? सो कई बार हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ह्यूमन बींग्स के बीच में डिस्टिंक्शंस करते हैं, डिफरेंसेस करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस एंड कलर, यानी कि उनके जात को देखकर, उनके स्किन कलर को देखकर उनके साथ भेदभाव करते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं। सो ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में, ये सारे जो डिस्टिंक्शंस होते हैं, इन सारे डिफरेंसेस को हम लोग अनएक्सेप्टेबल मानते हैं, यानी कि इन सारे डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये सारे डिस्टिंक्शंस, ये सारे डिफरेंसेस हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इक्वलिटी को लेकर, यानी कि जो कुछ भी हमने अभी तक इक्वलिटी के बारे में पढ़ा, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इक्वलिटी को लेकर, उसको वायलेट करता है, उसको ब्रेक करता है। हमने अभी देखा कि हर एक ह्यूमन बींग्स को सेम रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन मिलना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। हर एक ह्यूमन बींग्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इक्वल सर्कमस्टेंसेस मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल है तो इंसान ही। कॉमन ह्यूमैनिटी की वजह से, इंसानियत की वजह से हर एक इंसान को सेम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सेम कंसिडरेशन मिलना चाहिए। सो ये सारे डिस्टिंक्शंस, ये सारे डिफरेंसेस हमारे इस आइडिया को वायलेट करते हैं।
However, treating people with equal respect need not mean always treating them in an identical way. यानी कि हर एक इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट देना, सेम रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप हर एक लोगों के साथ सेम वे में ट्रीट करते हो, एग्जैक्टली एक ही तरीके से ट्रीट करते हो। इवन कोई भी सोसाइटी अपने हर एक मेंबर्स के साथ एग्जैक्टली सेम वे में ट्रीट नहीं कर सकता है, हर एक सर्कमस्टेंसेस में, हर एक कंडीशन में। एंड इवन सोसाइटी को अगर आपको स्मूथली रन करवाना हो, अगर आपको सोसाइटी को स्मूथ फंक्शन करवाना हो, सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शंस कभी कभार ज़रूरी होता है, रिक्वायर होता है। So at times this differences of treatment may appear acceptable and even necessary। यानी कि ये जो differences of treatment होता है, treatment में differences होते हैं, इसको कभी कभार हम लोग acceptable मानते हैं and even कभी कभार हम लोग ज़रूरी भी मानते हैं, necessary भी मानते हैं। For example, अगर हम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी जनरल को एक स्पेशल रैंक देते हैं, देन हमें ये फील नहीं होता है, हमें ये नहीं लगता है कि हम इक्वलिटी के नोशन के विरुद्ध जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। बट अगर कुछ और काइंड के इनइक्वलिटीज हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, देन उसको ज़रूर हम लोग अनजस्ट मानते हैं, देन उसको हम लोग ज़रूर अनएक्सेप्टेबल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चाइल्ड स्लम एरिया में बॉर्न होता है, स्लम एरिया का मतलब तो मैंने आपको अभी बताया। मैंने बताया कि स्लम एरिया में कितना ज़्यादा पोर कंडीशन रहता है, कितना ज़्यादा पोवर्टी रहती है। एंड अगर कोई बच्चा स्लम एरिया में बॉर्न होता है, दैट मीन्स उसे भी नरिश फूड नहीं मिलेगा, उसको गुड एजुकेशन नहीं मिलेगा एंड उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। उसमें उसकी क्या गलती है? अगर कोई बच्चा स्लम एरिया में बॉर्न होता है, स्लम में रहने वाले फैमिली में बॉर्न होता है, देन उसमें उसकी कोई गलती नहीं रहती है। देन वो ये सब क्यों सहे, क्यों उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, क्यों उसको नरिश वाला फूड ना मिले, क्यों उसको अच्छा एजुकेशन ना मिले? उसमें उसकी तो कुछ गलती नहीं होती है। जब सोसाइटी में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इस तरह के डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, देन हम कहते हैं कि ये सारे डिफरेंसेस अनफेयर है हमारे लिए, ये सारे डिफरेंसेस को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन से डिस्टिंक्शंस, कौन से डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड कौन से डिफरेंसेस अनएक्सेप्टेबल है, हमें सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जब लोगों को डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाए जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर रिलीजन और रेस और कास्ट और जेंडर, यानी कि जब लोगों के साथ भेदभाव किया जाए, उसको अलग ट्रीट किया जाए, क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन में बॉर्न हुआ है, इसलिए पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर कास्ट एंड पर्टिकुलर जेंडर में बॉर्न हुआ है, इसलिए देन हम उस इनइक्वलिटी को अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इक्वलिटी मानते हैं। यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक मुस्लिम सोसाइटी है एंड वहाँ पे अगर कोई एक हिंदू फैमिली है एंड सिर्फ और सिर्फ उसके रिलीजन की वजह से उसके साथ भेदभाव किया जाए, या फिर एक हिंदू सोसाइटी है वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली है एंड उसके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहे, भेदभाव हो रहे है उसके रिलीजन को देखकर, देन हम इसको अनएक्सेप्टेबल मानेंगे। अगर किसी इंडिविजुअल को उसके कास्ट की वजह से, अगर वो लो कास्ट में बॉर्न हुआ है एंड सिर्फ और सिर्फ उसके कास्ट की वजह से उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, उसको समाज में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, देन हम उसको अनएक्सेप्टेबल मानेंगे। एंड अगर किसी को जेंडर की वजह से, यानी कि अगर किसी फीमेल कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ जेंडर की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है जो कि एक मेल कैंडिडेट को मिल रहा है, देन उसको भी हम लोग अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी मानेंगे। But human beings may pursue different ambition and goals and not all may be equally successful। यानी कि हर एक ह्यूमन बींग्स का, हर एक इंसान का अलग अलग एम्बिशन होता है, अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं। एंड हो सकता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने चूज किए गए गोल को, एम्बिशन को पूरा ना कर पाए, वो इक्वली सक्सेसफुल ना हो पाए। हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल अपने गोल को परस्यू करता है और अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल गुड म्यूजिशियन बनता है, बट कुछ और इंडिविजुअल उतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और अपने लाइफ में अपने चूजन गोल में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कुछ इंसान, कुछ इंडिविजुअल फेमस साइंटिस्ट बनते हैं, बट कुछ और इंडिविजुअल हार्ड वर्क करने के बाद भी उतना फेमस नहीं हो पाते हैं। अब जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिला है,
इस डिफरेंसेस को हम लोग नहीं बोलेंगे दैट दे आर अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, इसको हम लोग एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी मानेंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है ये सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट एंड स्किल्स की वजह से क्रिएट हुआ है। इसमें आपका लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर नहीं करता, यानी कि हर एक लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए, बट कोई ज़्यादा अपने आप को डेवलप करता है, अपने टैलेंट्स के बेसिस पे अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, अपने एम्बिशन को पूरा कर सकता है, एंड वही दूसरा पर्सन किसी और वजह से इतना सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो सकता है। सो इस टाइम में हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, कोई एक गुड म्यूजिशियन बन जाता है, कोई नहीं बन पाता है, कोई एक फेमस साइंटिस्ट बनता है, कोई नहीं बन पाता है, क्योंकि ये जो है ये टोटली स्किल एंड टैलेंट्स के ऊपर बेस है। सो इक्विलिटी का जो ये आइडियल है ये सोसाइटी में हर एक फॉर्म के डिफरेंसेस को एलिमिनेट नहीं करती है। सोसाइटी में जो हर एक तरीके के डिफरेंसेस है, हर एक तरीके के जो डिस्टिंक्शंस है, उसको एलिमिनेट नहीं करता है। ये मेनली ये सजेस्ट करता है कि जो ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमें रिसीव होना चाहिए, जो हमें इंजॉय करना चाहिए, वो हमारे बर्थ एंड सोशल सर्कमस्टांसेस को देख के प्री डिटरमाइन ना किया जाए, यानी कि हमारे जन्म को देखकर, हमारा सोशल सर्कमस्टांसेस देखकर, यानी कि हम किस रिलीजन में बॉर्न होते हैं, किस कास्ट में बॉर्न होते हैं, किस जेंडर में बॉर्न होते हैं, इन सब के बेसिस पे हमारा जो अपॉर्चुनिटी है, जो ट्रीटमेंट हमें रिसीव होना चाहिए, उसको प्री डिटरमाइन ना किया जाए, उसको पहले से ही डिटरमाइन ना किया जाए। So with this we have completed half of our topic. So अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, एंड द सब टॉपिक नेम इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सभी मनुष्य को, सभी ह्यूमन बींग्स को समान अवसर मिले, समान अपॉर्चुनिटीज मिले। सो इक्वलिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये इंडिकेट करता है कि हर एक पीपल, हर एक ह्यूमन बींग्स का ये अधिकार है कि उन्हें सेम राइट्स मिले एंड सेम अपॉर्चुनिटीज मिले, उन्हें इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, समान अवसर मिले, ताकि वो अपने स्किल्स को, यानी कि अपने हुनर को और अपने टैलेंट्स को, यानी कि अपने एबिलिटी को डेवलप कर सके, और अपने गोल को, अपने एम्बिशन को, अपने लाइफ में जो लक्ष्य है, जो ड्रीम्स है, उसको परस्यू कर सके, उसको पूरा कर सके। सो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक ह्यूमन बींग्स को ये अधिकार है कि उसे सोसाइटी में इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, ताकि उनका जो भी गोल है, जो भी ड्रीम्स है, उसको फुलफिल कर सके, उसको पूरा कर सके। सिर्फ उसके जेंडर के बेसिस पे, उसके रिलीजन के एंड कास्ट के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो अपॉर्चुनिटीज़ एक हाई कास्ट इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, वही सेम अपॉर्चुनिटीज़ एक लो कास्ट इंडिविजुअल को भी मिलना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज एक मेल कैंडिडेट को मिलता है, वही अपॉर्चुनिटीज एक फीमेल कैंडिडेट को भी मिलना चाहिए। देन हम कहेंगे कि हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सभी को समान अवसर मिलते हैं। In a society, people may differ with regard to their choices and preferences. यानी कि एक सोसाइटी में हो सकता है कि लोग अपने चॉइस एंड अपने प्रीफरेंसेस के अकॉर्डिंग एक दूसरे से डिफर करें, एक दूसरे से अलग हो। लोग अपने टैलेंट्स के बेसिस पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक दूसरे से अलग हो, एंड इसी की वजह से कोई अपने लाइफ में ज़्यादा सक्सेस पाता है, कोई अपने चूजन करियर में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, और कोई उतना नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में ही एक्सप्लेन किया कि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग ड्रीम्स होता है, अलग अलग टैलेंट्स होता है, स्किल होता है। हो सकता है कि कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है, हो सकता है कि कोई खेलने में ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का राइटिंग में इंटरेस्ट है, किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट है। सो हर एक पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग स्किल्स एंड टैलेंट्स रहते हैं, एंड इसी की वजह से जो भी इंडिविजुअल अपना कैरियर चूज करता है, कोई ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, कोई उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। But just because only some became egg cricketers or successful lawyers, it does not follow that the society should be considered unequal. यानी कि सिर्फ कुछ लोग जो है अच्छे क्रिकेटर बनते हैं, सक्सेसफुल लॉयर बनते हैं, सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनते हैं, फेमस साइंटिस्ट बनते हैं, देन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सोसाइटी को अनइक्वल कंसिडर करें, हम अपने सोसाइटी में कहें कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है।
अगर कोई इंडिविजुअल अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता है, अगर कोई फेमस साइंटिस्ट, फेमस लॉयर या फिर एक अच्छा क्रिकेटर बनता है, देन इसमें सोसाइटी का कोई भी दोष नहीं होता है, क्योंकि वो अपने हार्डवर्क के बेसिस पे, अपने टैलेंट एंड स्किल्स के बेसिस पे सक्सेसफुल होता है। मान लीजिए दो इंडिविजुअल है एंड दोनों का ये एम्बिशन है कि वो सक्सेसफुल क्रिकेटर बने या फिर सक्सेसफुल लॉयर बने, देन एक इंडिविजुअल अगर सक्सेस हो जाता है अपने चूजन करियर में एंड दूसरा इंडिविजुअल उतना सक्सेसफुल नहीं होता है, देन इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी ने उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, उसको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। नहीं, इस टाइम में हम लोग सोसाइटी को अनइक्वल कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी ने दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज दिया था, सेम अवसर दिया था। बट कोई इंडिविजुअल अपने हार्डवर्क के बेसिस पे, अपने स्किल एंड टैलेंट्स के बेसिस पे लाइफ में सक्सेस होता है एंड दूसरा इंडिविजुअल उतना सक्सेस गेन नहीं करता है, देन इस केस में हम इसमें सोसाइटी को अनइक्वल कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को बेसिक गुड्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ हाउसिंग, देन हम अपने सोसाइटी को अनइक्वल एंड अनजस्ट कंसीडर करेंगे। अगर ये सब बेसिक फैसिलिटीज भी लोगों को अवेलेबल नहीं होती है, देन हम नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी है, देन हम कहेंगे कि हमारी सोसाइटी अनजस्ट है, अनफेयर है एंड अनइक्वल है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट सब टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड सब टॉपिक, व्हिच इज नेचुरल एंड सोशल इनइक्वलिटीज। नेचुरल इनइक्वलिटीज क्या होती है एंड सोशल यानी कि सामाजिक इनइक्वलिटीज क्या होता है। सो पॉलिटिकल थ्योरी में हमेशा से नेचुरल इनइक्वलिटीज और सोशली प्रोड्यूस इनइक्वलिटीज यानी कि सामाजिक इनइक्वलिटीज के बीच में डिस्टिंक्शन किया जाता है, डिफरेंसेस किए जाते हैं। सो नेचुरल इनइक्वलिटीज वो इनइक्वलिटीज होती है दैट इमर्ज बिटवीन पीपल एज ए रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स, यानी कि वो इनइक्वलिटीज जो कि पर्सन्स के बीच में इमर्ज होती है अपने अपने डिफरेंट टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज के बेसिस पे। यानी कि अगर दो इंडिविजुअल है एंड दो इंडिविजुअल का अलग अलग फील्ड में टैलेंट्स है, उनके अलग अलग कैपेबिलिटीज है, देन उस डिफरेंसेस को हम लोग नेचुरल इनइक्वलिटी बोलेंगे, नेचुरल डिफरेंस बोलेंगे। इसमें सोसाइटी का कोई भी रोल नहीं होता है। दिस काइंड ऑफ इनइक्वलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम सोशली प्रोड्यूस इनइक्वलिटीज। सो इस तरह का जो इनइक्वलिटीज होता है, जो नेचुरल इनइक्वलिटीज होता है, वो सोशली प्रोड्यूस इनइक्वलिटीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है। सोसाइटी जो इनइक्वलिटीज प्रोड्यूस करती है वो मेनली इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से होता है, या फिर कुछ सेक्शन को, हमारी सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो इल ट्रीटमेंट होता है, उसकी वजह से ये इनइक्वलिटीज प्रोड्यूस होती है। मैन आर सुपेरियर टू वुमेन, यानी कि हमेशा से ये कंसिडर किया जाता है कि आदमी वुमेन से ज़्यादा सुपेरियर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, वो हमेशा वुमेन से ऊपर लेवल में रहता है। इट इज़ अ नेचुरल इनइक्वलिटी एंड इसको बहुत सारे लोग नेचुरल इनइक्वलिटी मानते हैं। यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ये जो लड़का है वो बोल रहा है इस लड़की से कि जो मैन है वो हमेशा से समाज में सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। वुमेन से हमेशा उसको बड़ा कंसिडर किया जाता है, उससे सर्वश्रेष्ठ कंसिडर किया जाता है एंड बहुत सारे लोग इसको नेचुरल इनइक्वलिटी मानते हैं एंड कोई भी वुमेन या फिर समाज में कोई भी इसको कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि ये जो एक धारणा है, ये जो एक सोच, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। देन ये लड़की रिप्लाई करती है, I get more marks than you in every subject, कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में तुमसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं एंड आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन हाउस वर्क, यानी कि मैं घर के कामों में भी मैं अपनी मम्मा का हेल्प करती हूँ। वट मेक्स यू सुपीरियर, देन तुम्हें कौन सुपीरियर बनाता है, तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम सुपीरियर बनते हो। सो ये एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छी बात लिखा गया है कि हमेशा कंपैरिजन होता है मैन एंड वुमेन के बीच में। वुमेन के पास भी इतना कैपेबिलिटीज रहती है कि वो मेन के साथ इक्वली हर एक काम को कर सके, बट फिर भी सोसाइटी वुमेन को हमेशा नीचे कंसिडर करती है, हमेशा उसको उतना वैल्यू नहीं देती है, उसके टैलेंट्स को हमेशा दबाया जाता है, उसको इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं देती है, अवसर नहीं देती है। बट वुमेन को भी, फीमेल को भी अगर वो सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो कि मैन को मिलता है, देन कोई भी मैन ये नहीं बोल सकता है दैट men are superior than women. So now let's get back to our topic. So हम बात कर रहे थे natural inequalities and social inequalities का. So natural inequalities are considered to be the result of the different characteristics and abilities with which people are born. यानी कि natural
इनइक्वलिटीज़ वो इनइक्वलिटीज़ होती है जो कि पीपल जब उनका जन्म होता है, सो पीपल जो कैरेक्टरिस्टिक लेकर जन्म लेता है, यानी कि जो क्वालिटी लेकर जन्म लेता है, जो एबिलिटीज लेकर जन्म लेता है, जो स्किल एंड टैलेंट्स लेकर जन्म लेता है, देन ये सारे जो अलग अलग पर्सन में अलग अलग कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स होते हैं, एबिलिटीज होती है, देन इसको हम लोग नेचुरल इनइक्वलिटीज बोलते हैं। It is generally assumed that natural differences cannot be altered, and ये generally माना जाता है कि natural differences को, जो natural inequalities होती है, उसको हम लोग change नहीं कर सकते हैं, but जो social inequalities होती है वो society create करती है, वो naturally depend नहीं करता है, society ये सारे inequalities को create करती है। For example, कुछ society ऐसे लोगों को ज़्यादा value देती है, ऐसे लोगों को ज़्यादा respect देती है जो कि intellectual work करता है, यानी कि ऐसा काम करता है जो कि माइंड से रिलेटेड हो, मेंटल वर्क करता है। जैसे कि कोई ऑफिसर्स हो गए जो कि मेंटल वर्क करता है ऑफिस में बैठ के, जो बिजनेसमैन हो गए, एंड जो भी अच्छे अच्छे वर्क करने वाले लोग हो गए जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड का इस्तेमाल करते हैं वर्क करने के लिए, सो उनको सोसाइटी ज़्यादा वैल्यू देती है एज कम्पेयर टू दोज जो कि मैनुअल वर्क करते हैं, यानी कि जो फिजिकल वर्क करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर वर्क, लेबर जो है फिजिकली वर्क करता है, उसमें वो अपना माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। सो ऐसे लोग जो कि लेबर वर्क करते हैं, जो कि मैनुअल वर्क करते हैं, उसका सोसाइटी में वैल्यू बहुत ज़्यादा कम रहता है एज कम्पेयर टू दोज मैन जो कि इंटेलेक्चुअल वर्क करता है। साथ ही सोसाइटी डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ट्रीट करती है उसके रेस के आधार पर, कलर, जेंडर एंड कास्ट के आधार पर, यानी कि अगर वो लो कास्ट हो, अगर वो फीमेल जेंडर हो, अगर उसका कलर ब्लैक हो, सो इन सब के बेसिस पे लोगों के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सो ये सारे जो डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमारी सोसाइटी को अनजस्ट बनाती है, हमारी सोसाइटी में जो वैल्यूज़ है उसको अनएक्सेप्टेबल बनाती है। This distinctions is sometimes useful in helping us to distinguish between acceptable and unfair inequalities in a society. यानी कि कभी कभार ये डिस्टिंक्शंस, ये डिफरेंसेस यूजफुल भी होती है, हमें हेल्प करती है कि सोसाइटी में कौन डिफरेंसेस, कौन इनइक्वलिटीज एक्सेप्टेबल है एंड कौन इनइक्वलिटीज अनएक्सेप्टेबल है, अनफेयर है। फॉर एग्जाम्पल, when certain inequalities in the treatment of people have existed over a long period of time, they may appear to us as justifiable because they are based on natural inequalities. यानी कि कुछ इनइक्वलिटीज जो कि हमारे समाज में बहुत ही लंबे टाइम से चला हुआ आ रहा है, जो कि बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, उसको हम लोग कभी कभार नेचुरल इनइक्वलिटीज मान जाते हैं एंड उसको हम अपनी सोसाइटी में जस्टिफेबल बोलते हैं। इसको हमें सोसाइटी में एक्सेप्ट करना चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल इनइक्वलिटीज। कभी कभार हम लोग इसको नेचुरल इनइक्वलिटी समझ बैठते हैं एंड इसको सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें लगता है कि पीपल वो कैरेक्टरिस्टिक लेके बॉर्न हुआ है, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक लेके उसने वो जन्म लिया है एंड इसको हम लोग ईजिली चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, women were for long described as the weaker sex, considered timid and of lesser intelligence than men। यानी कि बहुत ही लंबे टाइम से वुमेन को, महिलाओं को वीकर सेक्स माना जाता है, उन्हें हमेशा से वीक माना जाता है एज कम्पेयर टू मैन। हमेशा से उसको दबाया जाता है, उनको मैन से नीचे रखा जाता है, हमेशा से यही कंसिडर किया जाता है, यही बताया जाता है कि वुमेन जो है वो टिमिड होते हैं, डरपोक होते हैं, फेयरफुल होते हैं एंड कम इंटेलिजेंस होते हैं एज कम्पेयर टू मैन। वो लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहते हैं जितना कि मैन रहता है। इवन हमें बचपन से ये सिखाया जाता है दैट मैन आर सुपीरियर देन वुमेन, मैन हमेशा बड़ा होता है। बट आज के टाइम पीरियड में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वुमेन ने ये प्रूव कर दिया है कि हर एक फील्ड में, हर एक लाइन में वुमेन जो है मैन को बीट कर सकता है एंड वुमेन मैन से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप आज देखेंगे देन आपको हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में वुमेन्स देखने को मिलेंगे। वुमेन्स आज पायलट बनती है, पुलिस ऑफिसर बनती है, इवन वो सब काम जिसको हमेशा से यही कंसीडर किया जाता है कि वो सिर्फ मैन ही परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब काम भी आज वुमेन कर रही है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो काम मैन कर सकता है वही सेम काम वुमेन भी कर सकती है अगर उसे वही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर उसे वही इक्वल अवसर मिलता है। सो बहुत सारे फैमिलीज में, मेनली रूरल एरियाज में, अगर आप गाँव के इलाकों में देखेंगे देन आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड के बीच में।
जो अपॉर्चुनिटीज मेल चाइल्ड को मिलता है वही सेम अपॉर्चुनिटी फीमेल चाइल्ड को नहीं मिलता है। हमेशा से जो बॉय चाइल्ड होता है उसको अच्छा स्कूल मिलता है, अच्छा कॉलेज मिलता है एंड अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। बट जो गर्ल चाइल्ड होते हैं उसको इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है एंड इसीलिए वो अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को डेवलप नहीं कर सकती है एंड इसीलिए फिर इसको वीकर कंसिडर किया जाता है। एंड ये माना जाता है कि ओमेन को स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए ओमेन के लिए। बट स्पेशल प्रोटेक्शन से ज़्यादा अगर उसको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, देन कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत ही नहीं है वुमेन के लिए। वो खुद इतना कैपेबल होती है कि उसे किसी के सहारे की या फिर किसी भी नीड्स की ज़रूरत नहीं है। सो ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, अफ्रीका के ब्लैक पीपल को हमेशा कंसिडर किया जाता है अपने कॉलोनियल मास्टर्स के थ्रू दैट दे आर ऑफ लेजर इंटेलिजेंस, चाइल्ड लाइक एंड बेटर एट मैनुअल वर्क। मतलब कि अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल है वो लोग इतना इंटेलिजेंट नहीं होते हैं जितना कि वाइट पीपल होते हैं एंड ब्लैक पीपल को मैनुअल वर्क ही करना चाहिए। जो फिजिकल वर्क है वही उस पर बेटर सूट करता है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारी जो जॉब्स है, ये सारे जो काम है वही उनके लिए बेटर है। ये भी एक बहुत ही गलत धारणा है, ये भी बहुत गलत बात है। मैन चाहे ब्लैक हो या वाइट हो, अपॉर्चुनिटीज अगर उन्हें सेम मिलता है, अगर उन्हें लाइफ में कुछ करने का अवसर सेम मिलता है, देन चाहे वाइट पीपल हो या ब्लैक पीपल हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब कोई अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। ऑल दिस असेसमेंट्स आर नॉट क्वेश्चन। ये सारे जो लोगों की धारणा है, लोगों का राय है, जजमेंट है, इन सारे जजमेंट का आज क्वेश्चन किया जाता है। दे आर नाउ सीन एज distinctions made by the society as a result of the differences of power between people and nation rather than based on their इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि ये सारे जो डिफरेंसेस है जिसको नेचुरल इनइक्वलिटीज माना जाता है, इन सारे डिफरेंसेस को आज क्वेश्चन किया जाता है एंड ये कहा जाता है कि ये सारे जो डिस्टिंक्शंस है, ये सारे जो डिफरेंसेस है वो नेचुरल नहीं बल्कि सोसाइटी ने इसको बनाया है, सोसाइटी ने इसको क्रिएट किया है। उन सब के डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, जेंडर, पावर, इन सब को देखकर, ना कि उनके इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक को देखकर। दूसरा प्रॉब्लम ये अराइज होता है नेचुरल डिफरेंसेस के आइडिया से दैट some differences which could be considered natural need no longer be seen as unalterable। यानी कि कुछ डिफरेंसेस जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं नेचुरल डिफरेंसेस के रूप में, ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक अनअल्टरेबल रहते हैं, अनचेंजेबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के एडवांस मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ने बहुत सारे डिसेबल पीपल की मदद की है ताकि वो सोसाइटी में एक्टिवली फंक्शन कर सके। फॉर एग्जांपल, आज कंप्यूटर्स ब्लाइंड पीपल की हेल्प करता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। व्हील चेयर्स एंड आर्टिफिशियल लिम्स फिजिकली डिसेबल पर्सनस की हेल्प करता है। एंड इवन आज के टाइम पीरियड में अगर कोई पर्सन अपने लुक को चेंज करना चाहता है देन उसको भी चेंज कर सकता है कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू। जो फेमस फिजिशियन है स्टीफन हॉकिंग, वो अपने आप को हार्डली मूव कर सकते थे, कुछ बोल सकते थे, मतलब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था हिलने डुलने के लिए, कुछ बोलने के लिए, बट फिर भी उन्होंने साइंस में एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन किया है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। So it would seem unjust to most people today if disabled people are denied necessary help to overcome the effects of their disability। यानी कि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के लिए ये अनजस्ट होगा, अनफेयर होगा कि अगर डिसेबल्ड पीपल को जो स्पेशल नीड्स चाहिए उन्हें, जो नेसेसरी हेल्प चाहिए उन्हें, अगर उसको नहीं प्रोवाइड किया जाए अपने डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी डिसेबल्ड पीपल को कुछ स्पेशल राइट्स भी मिलता है, कुछ स्पेशल, कुछ नेसेसरी हेल्प मिलता है, देन हमें नहीं लगता है कि हमारा जो इक्वलिटी का नोशन है उसके हम लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, कि सोसाइटी उसके अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि ये जो नेसेसरी हेल्प है वो उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो सोसाइटी में एक्टिवली फंक्शन करेंगे, अगर वो अपना डिसेबिलिटी को ओवरकम करना चाहते हैं, देन ये सारी नेसेसरी हेल्प उनके लिए ज़रूरी है एंड ये हम लोग अनफेयर नहीं मानते हैं, अनजस्ट नहीं मानते हैं। आई होप कि आप लोगों को कौन से एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस है, कौन से एक्सेप्टेबल इनइक्वलिटीज है एंड
कौन से अनफेयर इनइक्वलिटीज है, कौन से अनएक्सेप्टेबल इनइक्वलिटीज है, इसका डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। एंड कौन से नेचुरल इनइक्वलिटीज है एंड कौन से सोशल इनइक्वलिटीज है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। सो जो इनइक्वलिटीज, जो डिफरेंसेस सोसाइटी क्रिएट करती है, सोसाइटी बनाती है, उसको सोशली प्रोड्यूस इनइक्वलिटीज कहते हैं। एंड जो इनइक्वलिटीज लोगों को डिफरेंट बनाती है अपनी कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स के बेसिस पे, उसके रिगार्ड में, उसको नेचुरल इनइक्वलिटीज कहा जाता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड टॉपिक फुल्ली। सो नेक्स्ट वीडियो में हमें अपने थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करना है, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। सो विद दिस वीडियो का एंड करते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए जल्द से जल्द। एंड प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड प्लीज शेयर माय वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। So see you soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.